हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी कि ये यूनिट कहां से कहां तक कवर होगी। ठीक है। और उस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, इस पे बात हो गई थी। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने इस बार में बात कर ली थी। और ये किस कंडीशन में रेपल करेगा और किस कंडीशन में अट्रैक्ट करेगा ये भी मैंने आपको इस क्लास में पिछले वाली क्लास में क्लियर किया था। और उसकी प्रॉपर्टीज थी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एडिटिव होता है नेचर में, यानी हम उसको नॉर्मली जैसे संख्याओं को ऐड करते हैं उसी तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने इसमें जो एक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जी मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा चार्ज है जिसको मूल आवेश भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। मैंने बताया था कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, ठीक है, तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका मल्टीपल होगा, उसका एक परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन, इस बारे में मैंने बात की थी आपसे। ठीक है। उस पर आधारित मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया था। फिर मैंने ये लास्ट वीडियो में मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे दिया था कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की, मैं एक बार भी देख लेता हूं कि ये जो सही आ रहा है कि कैमरे में नहीं, ठीक है सही आ रहा है। तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये पिछली वीडियो में जो पिछली क्लास में मैंने लास्ट में छोड़ देता आपके लिए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश व प्रकृति बताइए, नेचर बतानी है, और उस चालक पर कितना चार्ज होगा ये भी हमें बताना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। दिया है क्या क्या बातें दे रखी हैं उस पर थोड़ा गौर करें। दिया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दे रखे हैं n वो 500 दे रखे हैं, और उस पे हमसे चार्ज पूछा गया और उसकी नेचर पूछी गई है। ठीक है, तो पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद नेचर भी देखते हैं। चलिए, यहां Q इज इक्वल टू NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। किसी बॉडी पर अगर चार्ज हो तो इतना होगा NE, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं। ठीक है। Q इज इक्वल टू 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अच्छा, अगर जब नेचर की बात करो तो चिन्ह सहित रख सकते हैं, वरना मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा आगे, उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल इससे चलें। Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, पॉइंट हटाए वहां से 0। ठीक है, एक 0 कट हो गई, 16 पंजे 80, एक 0 और है, इंटू 10⁻⁻⁹। Q इज इक्वल टू हो गया है कितना, 8 गुना 10⁻⁻17 कूलाम। ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का चार्ज उस चालक पर है, उस बॉडी पर है। ठीक है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश 8 गुना 10⁻⁻17 कूलाम का होगा। और ये कहता है कि इसकी नेचर कैसी होगी। नेचर के बारे में देखें तो इस सब पर, इस वर्ड पर गौर करें। जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब दो चालकों को रब्ड किया जाता है, रब करेंगे हम, तो एक चालक से दूसरे चालक पर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिस बॉडी पर जाएंगे उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बढ़ने की वजह से होगा क्या, हाँ, नेगेटिव बढ़ने की वजह से चार्ज होगा वो नेगेटिव होता चला जाएगा। इसलिए जो चार्ज है, जो नेचर है, चार्ज हो गया 8 इंटू 10⁻⁻17, और जो नेचर हो गई, प्रकृति हो गई, वो हो गई ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। तो ये पिछली क्लास का न्यूमेरिकल था, सॉल्व हो गया। चार्ज हुआ 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम, और जो नेचर हो गई है वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर वो यहीं पे कहता है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट आ गया ना, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें कमी होगी, जिस
चालक पर, जिस कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है या जो दे देता है, कमी हो जाती है, उस पर धनावेश आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो इसकी प्रकृति होगी वो नेगेटिव और जो कमी होगी तो पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम एक बात और करते हैं चार्ज के ही बारे में, फिर उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ पर चलेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की भी प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इस संरक्षण क्या होता, कंजर्व क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, ये कॉन्सेप्ट, ये रूल हमने पढ़े हैं थ्योरेटिकल, कि मास को, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको क्या है उत्पन्न किया जा सकता, ना तो इसको डेस्ट्रॉयड किया जा सकता, ना ही इसको क्या कर सकते हैं हम, ना तो ओरिएंट कर सकते हैं, ना तो इसको नया बनाया जा सकता। बस ये एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, यही है संरक्षण। मास ऑफ हो गया, संरक्षण हो गया मास का। और ऐसे ही एनर्जी का भी होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, नॉर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी लॉ में अगर हम देखें, वो आवेश पर भी लागू होता है, ये चार्ज पर भी लागू कैसे होता है समझे। एक बॉडी है, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है हमारे पास बी, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। रब करने से पहले 10 इलेक्ट्रॉन यहां है, 10 इलेक्ट्रॉन यहां है, ये पिछले वाले क्लास में भी है। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। रब करने के बाद में 5 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, तो इधर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें बिफोर रब, घर्षण करने से पहले, रगड़ने से पहले, और आफ्टर रब की बात करें, रगड़ने के बाद देखें, तब भी टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 20 ही है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन नया पैदा नहीं हुआ, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ है। आवेश सिर्फ क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। अगर टोटल देखा जाए, एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक विलगित निकाय का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है, एक विलगित जो चार्ज बिल्कुल मुक्त रूप से परिवेश में रखा हुआ है, पर्यावरण में रखा हुआ है, तो उसका टोटल जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, फिक्स होता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, इधर से इधर जा रहा हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेज में जा रहा हो, तो तब हो सकता है कि भाई हमें चार्ज बदलता हुआ दिखाई दे, वरना टोटल चार्ज जो होगा वो फिक्स होता है। इस बात पे गौर करें। आवेश का संरक्षण यही कहता है कि हम आवेश को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात जी। ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसलिए ये कॉन्सेप्ट होता है आवेश का संरक्षण। आप इसको लिख भी सकते हैं, हेडिंग डाल लें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, और इसमें लिखे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। बस इतना कंसेप्ट और कुछ नहीं। और ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है वो नष्ट नहीं हो रहा है और ना ही उसको हम कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं, बस ये ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। यही है, बस यही है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज की कई प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। चार्ज की क्लास यहाँ तक खत्म होती है। कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने कराए थे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बुक्स में है, काफी है, कराने को बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दूं मैं, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तब जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि बिना कूलॉम्स लॉ के ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ किस बारे में हमें बताता है, पहले तो उसको समझे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, जैसे अब मैंने चार्ज के बारे में बात की आपसे, जैसे ये चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेहतरीन तरह से समझ में आना चाहिए। हर कंसेप्ट पिछली वाली वीडियो से, पिछली वाली क्लास से आपका जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज और अच्छी तरह से देखना चाह रहे हैं तो भाई यूट्यूब चैनल पर जो है आप सर्च करें विंग्स ऑफ फायर बाय शाहरुख,
आप अगर सर्च करते हैं और लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 01 डालेंगे तो आपके पास ये उसको पढ़े ढंग से, उसको देखें, तब इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो जाएगा। मैंने अच्छी तरह से उस लेक्चर में बात भी की है आपसे, ठीक है। तो चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इन पे ही बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो लाइक चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। रेपल कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि कोई ना कोई फोर्स जो है इनको रेपल कर रही है। या अगर आप चेंज कर लें तब भी वही कंसेप्ट होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। लेकिन अगर हम देखें एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये एक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो विजातीय आवेश हैं अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा फिर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन आकर्षित करेंगे कितने फोर्स से करेंगे, वो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है, इंटरेक्शन कितनी है चार्जेस के बीच में, ये सब चीजें, हम सब बातें यहाँ इस कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो इस बारे में कूलॉम ने एक लॉ दिया, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वो फोर्स कितना होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, फोर्स क्या सेंट्रल फोर्स होगा ये भी समझना है। क्या वो फोर्स, क्या वो बल इस तरह से बिहेव करेगा जैसे न्यूटन्स लॉ बिहेव करता है, क्या ऐसा है। क्या व्युत्क्रम वर्ग के अनुपात, जो व्युत्क्रम वर्ग स्क्वायर वर्ग व्युत्क्रम का अनुपात जो होता है, या जो व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को, या किस चीज पर वो किन वेरिएशन, कहाँ का उसका वेरिएशन होगा, और क्या डिस्टेंस पर निर्भर करता है, या अमाउंट ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, क्या आवेशों के बढ़ने पर वो बढ़ेगा। ये सब बातें हम इस कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो हेडिंग डाल दें कूलॉम्स लॉ। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के हैं भाई, अगर उन्हें परेशानी हो रही लैंग्वेज से, तो मैं बोलता हूं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाएं। कूलॉम का नियम, ठीक है, थोड़ा सा समझना जरूरी है कूलॉम्स लॉ, क्योंकि अब इस टाइम जो है वक्त बदलता जा रहा है, तो सब चीजें बदल रही हैं, हमें भी बदलना चाहिए। लैंग्वेज को, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हिंदी को छोड़ दें, लेकिन उसे भी समझें, इंग्लिश को भी समझें। बच्चों के मन में ये रहता है कि इंग्लिश का डर थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो लैंग्वेज को जो है हम उसको लैंग्वेज की तरह समझे ना, उसको डरना बनाए बिल्कुल भी। कूलॉम का नियम क्या है, देखिए सबसे पहले मैं लिखते स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, ये दो चार्ज हमारे पास हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप ले लें r। एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, और बीच की डिस्टेंस हो गई r, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इतने लेके चलेंगे, वरना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं। फर्क पड़ेगा सिर्फ डायरेक्शन का, अमाउंट ऑफ फोर्स उतनी ही होगी, सारा कंसेप्ट वही काम करेगा, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो फिलहाल हम इस Q1 Q2 को सेम चार्ज के मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं, देखो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से बढ़ाएगा, और जब 0 से बढ़ाएगा तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो इसको छोड़ सकते हैं आप, कोई बात नहीं, बस ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो कूलॉम्स क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। कूलॉम्स कहता है कि स्टेटमेंट लिखें भाई, सब स्टेटमेंट लिखें, इसका सिद्धांत क्या है वो लिखेंगे। कहता है दो स्थिर, मैं एक बार देख लूं क्या कितना आ रहा है, कि कैमरे में एक बार देख लेता मैं, हाँ अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेश, देखो ये शब्द समझना जरूरी है। दो स्थिर बिंदु आवेश रेस्ट में होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, देखो दोनों शब्द मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे, जो अगर दो पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा, देखो आगे हो गया ना काम, अथवा प्रतिकर्षण, जी,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, फोर्स, जो F होगा, मैं इधर को लिख लेता इसको, ठीक है, समझने के लिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण तब होगा जब साइन जो होंगे या अलग अलग चिन्ह के होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। और प्रतिकर्षण तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे प्रतिकर्षण ही लगना है, रेपल्शन फोर्स ही लगनी है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को मतलब आवेशों के बीच नहीं, आवेशों के गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए फिर, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में समानुपाती लिखा होगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या कहेंगे, और बल की जो दिशा होती है तथा बल की दिशा, जो डायरेक्शन होगी, बल की जो दिशा होती है, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जिस दिशा में, अच्छा मैं इसको क्लियर करूंगा, अनुदिश, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ऐसे लिख लें, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें फटाफट। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश उसी दिशा में होती है जिस दिशा में दोनों आवेश जुड़ रहे हो, मिल रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आवेश यहां रखा है तो बल फोर्स इधर को लग जाएगी, या आवेश इधर रखा है तो फोर्स इधर को लग जाएगी, नहीं। जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच जो डायरेक्शन जो मिल रही है रेखा, ये इसी रेखा के अनुदिश होगी। जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इसको रेपल करेगा, ये इसको रेपल करेगा, तो ये इधर को भागेगा, ऐसे नहीं, अच्छा, और ये इसको भागेगा इधर, बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग, बिल्कुल सीध में, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि इसने इसको रेपल किया तो ये इधर को चला गया, या इधर को चला गया, या ये इधर को चला गया, या ये इधर को चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होगा, जो अगर रेपल भी करेगा तो ये उसी डायरेक्शन में रेपल करेगा जिस डायरेक्शन में, बिल्कुल। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये सेंटर ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझें, ये क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इस बात को समझें। यहाँ आ जाओ, कहां लिखूं भाई, यहाँ लिख दो, चलो यहाँ देखते हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा यही बल दोनों आवेशों को के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल ऑफ Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r²। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है, इसको मिटा देता हूं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 को ध्यान रखना, मिटा दूं, 1 2 3 4 मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें जरूर, और बेहतर तो ये होगा कि भाई आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाएं तो अच्छा है, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, ठीक है। जितना अच्छा
अब अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा और समझ में भी आप दूसरे नोट्स समझ में नहीं आते। चलिए, तो F प्रोपोर्शनल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक जगह मर्ज कर लो, मिला लो, तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और R स्क्वायर। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स ये आ गया कूलॉम्स लॉ। जैसे जैसे अब वेरिएशन बढ़े, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? फोर्स कम होता चला जाएगा। ठीक, जैसे जैसे फोर्स बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह से फोर्स कितना होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे जैसे आवेशों की जो मात्रा आप बढ़ाएंगे, बढ़ती जा रही, तो ये प्रोडक्ट जो होगा ये ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना, फोर्स जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, गिवन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, उस पर भी डिपेंड करती है। अगर दूरी बढ़ रही है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये समझ ले फोर्स फोर्स घटेगी अगर चार्ज दूरी बढ़ रही है। एक इस बात पे भी डिपेंड करता है, चलो ये बात मैंने आपको समझा दी कि ये फोर्स है और इतना न्यूटन डब्बे से बाहर रखो, न्यूटन। ठीक है, फोर्स न्यूटन। ठीक है, ये जो K है ये क्या है? K कांस्टेंट है, एक नियतांक है जो कि माध्यम पर, मीडियम पर डिपेंड करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे हम यहाँ पर। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9। मात्रक निकालना हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान है फिक्स। याद रखें, एमसीक्यू में भी आ जाता है, बोर्ड क्लास में ये एमसीक्यू में पूछ जाता है 9 गुना 10 की घात 9 K की वैल्यू। ठीक है, K जो है ये मीडियम कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप यहां से इसको इतना नोट कर लें, नियतांक। फिर मैं समझा दूं आपको, F इज ए प्रोपोर्शनल ऑफ Q1 Q2। ये जो है अमाउंट ऑफ चार्जेस है, उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, उनके जो है अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। और जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस, उसके जो है स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है F। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इनके बीच का, वैसे वैसे फोर्स घटती जाएगी, और जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वो अगर बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट K आता है, Q1 Q2 और R स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मीडियम। ठीक है, ये एक माध्यम का नियतांक है, डिपेंड करता है कि हम इस पे कहा जो है, ये ध्यान रखना, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, फोर्स घटना बढ़ना इस पे डिपेंड होता है ये। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 की घात 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। चलिए आगे क्या करना है, उसके बाद अगर देखें तो अब अब मुझे ये बताना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है भाई, तो याद रखना, फोर्स दूर डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो फोर्स घटेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट है ये कौन है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है यह निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका वैल्यू कितना होता है, मात्रक क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालनी है, मैंने भी आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 गुना 10 की घात कितना होगा, 9। चलो सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9। ठीक है, इसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं, पाई की जगह 3.14 रख लो या पाई की जगह 22/7 रख लो आप। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आता है 8.85 गुना 10 की घात -12। बात आती है इसके मात्रक की, इसके यूनिट की, तो आप कूलॉम्स लॉ पर जाओ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को ले जाओ इधर और फोर्स ले जाओ आप इधर, और इसका यूनिट बनाओ, क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर और पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने पिछले वाले में बताया कि k इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9, इसका मात्रक जस्ट इसका अपोजिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, डिपेंड करता है। और अभी हम इसके अंदर इन दोनों चार्जेस के बीच में भी मीडियम चेंज करके देखेंगे, देखना चाहते हैं कि फोर्स पर कितना फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये नोट करें जरूर, ये फिक्स वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल में रखनी होती डायरेक्ट। 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ, आगे चलते हैं, मिटा दो मैं इसको। ठीक है, अब हाँ, इसकी डायमेंशन के बारे में और बात करनी थी मुझे। इसकी जो विमा है, विमा और देख लें, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी विमा देख लें, एप्सिलॉन नॉट की विमा डायमेंशन क्या निकलेगी। तो क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहीं से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसे करते हैं। चलिए, तो कुल एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, इसके एप्सिलॉन नॉट कैसे सॉल्व करते हैं इसको यहां से। ठीक है, इधर लिख रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखी जाती है, ये 11th क्लास में है। ठीक है, चलिए, तो जो कूलम है आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ये वही तो है, आवेश के प्रवाह की दर एकांक आवेश को, ठीक है, क्या एकांक समय में आवेश को एकांक समय में, यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, वही करंट होता है। तो Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर कर लें, कहेंगे ये रहा। चलिए इसको देखो, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, क्योंकि मेरे पास दो चार्ज हैं, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो इसको लिख सकते हैं हम आई स्क्वायर टी स्क्वायर। एक आई टी यहां से, एक आई टी यहां से। ए आई जो है करंट है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ए, कैपिटल ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर, और टाइम टी है तो टी स्क्वायर। ठीक है, अपोन में देखें, हाँ, अपोन में कौन कौन है, न्यूटन फोर्स है और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए L2 लिख लेंगे। और जो फोर्स है, फोर्स क्या है, फोर्स 11th क्लास में अगर आप देखें जा करके, तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है MLT माइनस 2, ये होती है MLT माइनस 2, तो वर्क की होती है। लेकिन MLT माइनस 2 जो होता है ये फोर्स की डायमेंशन होती है। यहां रखेंगे इसको, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, पहले इसको लिख लूं MLT माइनस 2, और ये हो गया, इसको यहां करो, ऐसे करो, ऐसे ना, इनको पहले अलग अलग रख लो। हाँ, MLT माइनस 2, और डिस्टेंस की रह गई L2, मीटर होती ना तो L2। सॉल्व करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है वो कितनी है, वो आ गई है, कितनी होगी, M यहां नीचे प्लस का ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, L देखें, L एक यहां पर है, 2 यहां पर है, कितने होगी, 3 हो गई, ऊपर जाकर के ये हो जाएगी माइनस की। ठीक, आप T को देखो, ठीक है, T को देखो, T ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, 4, माइनस के 2 ऊपर प्लस के 2, कितना हो जाएगा, 4, और क्या रह गया, एम्पियर रह गया, तो A2। ठीक है, M-1, L-3, T4, A2। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं, सही है। ठीक है, M-1, L-3, T4, A2, ये जो डायमेंशन है वो एप्सिलॉन नॉट, जो कि निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसको नोट करें। चलिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है, ये हो गया कूलम का नियम, और एप्सिलॉन नॉट जो हो गई, ये हो गई है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, मैंने उसकी विमा ज्ञात की है, वो होगी M-1, L-3 और T4 या A2। ठीक है, T4 A2 हो गया। चलिए, सही चल रही है अभी तो,
बार बार देखना पड़ता ना कि कहीं एक दो बार प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, वीडियो चलती जा रही है, मैं पढ़ा जा रहा हूँ, कैमरा ऑफ हो गया, तो इसलिए बार बार देख लेता हूँ कभी कहीं ऑफ तो नहीं हो गया। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ओके हाँ जी, इसको रफ कर दूं भाई मैं। तो इसकी डायमेंशन का ध्यान रखना आप, ये डायमेंशन भी पेपर में आती है, एग्जाम में आती है, और वो मैंने एक वैल्यू बताई थी आपको 9 के इज अ कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसको मिटा दूं, थोड़ी बात और कर ले भाई इसके बारे में। हाँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, कूलम्ब्स के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इनके बीच का फोर्स कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, और मैंने आपसे बताया था कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन हुई है इनके सेंटर से, सेंटर मास के जो ये चार्जेस है इनके जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हुई है ये इनके ही डायरेक्शन में या तो पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये क्रॉस कर जाए या ऐसे चले जाए या ऐसे चले जाए या ऐसे चले जाए ऐसे चले जाए। ठीक है, नहीं, बिल्कुल इसी की सीधे में होगा, इसी की डायरेक्शन में होगा। और क्या करना, बस चलिए अब हम क्या करते हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि अगर दोनों चार्ज के बीच में, अभी तो फिलहाल वायु है, एयर है, एयर या वैक्यूम के लिए एक ही फॉर्मूला है, हालांकि अलग होना चाहिए, थोड़ा फर्क पड़ता है वैक्यूम और एयर में, लेकिन इतना नहीं होता। ठीक है जी हाँ जी, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके हम अंदर एक माध्यम को चेंज करेंगे। अब एक लाएंगे डाई इलेक्ट्रिक, एक परावैद्युत, जिसमें करंट, इसमें आवेश का फ्लो नहीं होता हो, करंट का फ्लो ना होता हो, एक ऐसा मटेरियल हम भरेंगे। अब हम बात करेंगे यदि माध्यम बदल दिया जाए, ठीक है, परावैद्युत ले जाए फॉर एनी मीडियम, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे मान लो इसके अंदर हमने मोम रख दिया, किताबों में लिखा कि आपने इसमें ऑयल भर दिया, ऑयल रख दिया, ऐसे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा उस चीज को देखते हैं, तब कूलाम का लॉ क्या लगेगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो मीडियम चेंज कर रहे हैं तो उसको एफएम लिख लें, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, पदार्थ जो है रखा है मैंने, उस पदार्थ को रखने पर फोर्स कितनी होगी, इतनी होगी, मैंने रख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा के। ये के क्या है, पहले इस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको आप पहले समझे, इतना फोर्स होगा कूलाम के नियम के अनुसार। के क्या है, जो परावैद्युत आपने इसके अंदर भरा है, परावैद्युत, ये एक डाई इलेक्ट्रिक होता है, ये कोई भी हो सकता है, तेल हो सकता है, कागज हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, मोम हो सकता है, ये इसमें हमने रखा। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी हमें आपको भी बात करते हैं, परावैद्युत भरने के बाद में डाई इलेक्ट्रिक भर दिया हमने इसके अंदर, तो फोर्स ये जो के है ये कांस्टेंट नंबर है, जिसको हम कहेंगे परावैद्युत। चलिए इसमें अब क्या था, माध्यम में अगर हम जो रख दे, चेंज कर दे माध्यम, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में माध्यम चेंज करने के बाद में एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या का है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जो ये के है, ये है के, कैपिटल के है जी, कैपिटल के जो है ये है परावैद्युतांक, जिसको कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युत है। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अच्छा हम देखना चाहते हैं कि ये तो हो गया चलो इन मीडियम, ये तो हो गया माध्यम में, जो माध्यम परावैद्युत माध्यम कहते हैं, या इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ये हो गया परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, परावैद्युत माध्यम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि ये जो माध्यम में मैंने रख दिया है, ये माध्यम जो इसके अंदर चेंज किया गया, मीडियम चेंज किया गया, दोनों आवेशों के बीच में एयर थी पहले, तो एयर में क्या था वो थोड़ा सा देखें। ठीक है, एयर में क्या था, एयर में था कि इन एयर की बात करें हम, वायु में या वैक्यूम में,
वायु या वैक्यूम या निर्वात की बात करें हम, निर्वात, तो उस टाइम जब निर्वात है था इसमें पिछले बार, तो क्या कितना फॉर्मूला था, आप उसको सिंबल चेंज कर लें भाई, एफ नोट कर लें, एफ नोट कर लें। ये तब है जब दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो निर्वात है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बात करें। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये तब है जब हमने माध्यम क्या है, वायु है या एयर है, ठीक है। ये तब करा है हमने। एफ नॉट इज, अब कंपेयर करके देखा जाए, इन दोनों को डिवाइड करके देखा जाए, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, चलो डिवाइड करते हैं। मैं इसको मिटा दूं, नीचे मैं एक बार देख लूं कि नीचे तक आ रहा है ये बोर्ड, नहीं, ठीक है, बोर्ड नीचे तक आ रहा है, ठीक है। चलिए अब डिवाइड करते हैं। एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। माध्यम बदलने से पहले ना तो अमाउंट ऑफ चार्ज, ना तो ये चेंज किया हमने, ना ही इन दोनों की डिस्टेंस को चेंज किया है। हमने सिर्फ क्या किया है, ये तो क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखी है, ये तो अमाउंट ऑफ चार्ज वो भी सेम है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो भी सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आया निकल करके। तो देखें तो एफ नॉट अपॉन एफ एम जो है वो कितना है, कैपिटल के। ओहो, रिजल्ट बहुत अच्छा है। कहता है कि हाँ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखो अब क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे समझे। वायु में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और परावैद्युत माध्यम में रखे दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। यानी अगर देखें यहां से रिजल्ट एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन कितना, के, यानी के टाइम्स डिक्रीज हो गया, के टाइम्स जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितने भी के का या के इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यू का के रखने पर, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक रखने पर उतने ही गुना वो फोर्स के कंपैरिजन में, जो एयर की अगर बात करें, एयर में जितना फोर्स लग रहा था उसके के टाइम्स गुना। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसमें, देखो ध्यान से, मैं कहां को लिखूं, यहां लिख दूं भाई, ठीक है, यहां है, ठीक है, यहां वायर, अरे वायर बार बार लग जाती है, चलिए ठीक है। तो ये कितना आया, एफ नॉट इज इक्वल टू के एफ एम, ठीक है। तो अगर ये फोर्स तब है जब माध्यम चेंज कर दिया गया, कोई परावैद्युत भर दिया, जैसे मोम हुआ, कागज हुआ, ठीक है, उसमें उसकी मल्टीप्लाई के में हुई तब बराबरी करेगा, तब जब वायु में रखा, यानी फोर्स, यानी एफ नॉट ग्रेटर देन एफ एम। नहीं समझिए आप, दोबारा समझिए। एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के या एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के। ये फोर्स तब आएगी जब एयर में रखे इलेक्ट्रिक फोर्स को के टाइम, के से क्या कर देंगे, डिवाइड, के को डिवाइड करके, के से डिवाइड करके तभी आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिक है इससे, या यहां समझे आप, एफ एम में मीडियम में जो फोर्स रखा है, चार्ज रखे, उन पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स, वो के से मल्टीप्लाई करके तब इसकी इक्वल है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एयर में जो फोर्स है, एयर में, और जो मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स है, उनके बीच रिलेशन ये है ये कि एयर में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होती है कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक मीडियम जो माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। यानी इसका अर्थ क्या निकल के आता कि आवेशों के बीच परावैद्युत रखने से वैद्युत बल क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। परावैद्युत क्या हुआ, बल क्या हुआ, घट गया है। ओ अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं कि जो ये तो हो गया, चलो किस फोर्स की फॉर्म में, एक अभी बात करते हैं वैद्युतशीलता के बारे में। हमें देखेंगे जब हमने इसमें मीडियम को रख दिया है, चेंज कर दिया मीडियम, उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैद्युतशीलता होगी, उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं मिटा, इसको नोट करो, 1 2 3, चलिए भाई नोट करिए।
जानी पड़ी। नोट हो गया? चलिए, हमें आकर तो देखो, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, कभी दिल किसी, अरे दिल भी न लगाए भैया, पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हम रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये क्या है? ये तब है परावैद्युत की परावैद्युत की वैद्युतशीलता, परावैद्युत की वैद्युतशीलता रखो। चलो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट के की जगह मैंने ये रखा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तब है कब? यह है परावैद्युत माध्यम में, ये तब है। ठीक है, और एयर में कब की बात करेंगे? इन वायु में या निर्वात की अगर बात करें तो कितना था? F नॉट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिवाइड करते हैं साहब, डिवाइड करते हैं यहीं पर ही। ठीक है, इससे पहले आप नोट कर लें, फिर डिवाइड करते हैं। चलिए, फिर डिवाइड करते हैं, हो गया नोट? चलिए डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल आउट, एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट, एफ नॉट अपॉन ये आ गया। इसको पलट लेते हैं, इसको एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे पिछले वाले अभी जो मैंने रफ किया, उससे पहले एफ नॉट अपॉन एफ एम नॉट क्या था? के। यानी क्या हुआ? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता में वही रिलेशन आया जो परावैद्युत की वैद्युतशीलता थी, वही रिलेशन इसमें है जिससे पहले फोर्स में था ना। यानी ये भी घटेगी, यानी एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। यानी जैसे जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा, मैं कहाँ को लिखूं? यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो ये तो शुरू से ही लिखा हुआ है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे जैसे निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, वैसे वैसी फोर्स भी घटेगी। यहां देखें आप, ये तो वैल्यू और अधिक हो गई, नहीं समझ रहे? पिछले वाले इसमें जब मैंने वायु की बात की, ये लिखा है ये सब, इसमें जैसे जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एफ घटेगा। लेकिन जब परावैद्युत रख दिया तो उसके लिए तो एप्सिलॉन कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एफ एम। तो ये वैल्यू तो और ज्यादा आएगी, इसके भी ज्यादा के से गुना करके तब यहां रखोगे। जितनी अब यहां रखो तुम इसको, एप्सिलॉन नॉट के ये वैल्यू ज्यादा हो गई, तो जितनी ज्यादा ही होगी उतना ही कम होता चला जाएगा। तो बात रिजल्ट निकल के आता है कि जैसे हम आवेशों के बीच में परावैद्युत रखते हैं या वायु को छोड़ करके, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत बल घटता है, इलेक्ट्रिक फोर्स घटती है। ठीक है, चलिए के की बात करें तो एयर में के की वैल्यू 1 होती है, और धातु में मेटल में के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और याद रखें के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई सब कुछ? समझ में ये आया है कि अगर एयर में देखें तो एयर के कंपैरिजन में मीडियम में जो फोर्स लग रही है वो कम है, यानी परावैद्युत माध्यम के अंदर फोर्स कम हो जाएगी, वैद्युत बल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुआ ये। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम के नियम का जो सदिश रूप है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल आपके लिए आपको करना है। चलिए, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप।
सदिश रो। वही दो चार्ज हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया Q2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। इस पे ये फोर्स लगेगी F12, ठीक है, और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी F21। दोनों जैसे है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स लगेगी F, इतना हो गया। मैं क्या करता हूं, इस चार्ज के लिए कोई पोजीशन वेक्टर देखता हूं, ओरिजिन से ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर में ऐसे करा जाता है, 11th का चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R1। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ले लो चलो, ठीक है, ये हो गया वेक्टर R2, और इसको भी वेक्टर बना लो, ये हो जाएगा R21, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया ये। इस ओरिजिन से ये कितना Q1 का डिस्टेंस कितना हुआ, वेक्टर R1 एक वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर इसका है, और ये एक पोजीशन वेक्टर, दोनों की डिस्टेंस बिटवीन R21, ठीक है। यहां देखें, यहां अगर हम सदिश योग के नियम की बात करें तो जो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू होगा वो ये R, चलो इसको भी ऐसे बना लो, R2 के इक्वल होगा, ठीक है। वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 जो होगा, यहां से वैल्यू निकाल लो, बस वैल्यू फाइंड कर लो, R2 माइनस R1, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ, F21 हो या माइनस F12, डायरेक्शन चेंज है इसलिए माइनस साइन ले लिया मैंने। मोड अगर देखा जाए तो इक्वल रहेगा, कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म, तो इसकी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर भी ले लो, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। सदिश कितना, वेक्टर R2 1 2 और सदिश बटे सदिश का मापांक 1 2, सदिश का मापांक हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको वैल्यू को रखते हैं K Q1 Q2 अपॉन में, ये रखो आप R2 माइनस R1 और मोड ये, तो ये दोनों रख लो, इसकी जगह ये रख लो, तो यहां से रखो ये वैल्यू, देखो इसकी जगह मैं ये रखूंगा और ये भी रखूंगा, R2 माइनस R1 बटे मोड में ये R2 माइनस R1 मोड। फाइनल रिजल्ट आ गया F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1, ये फाइनल रिजल्ट हुआ F21 या F12, ये जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ है, ठीक है। इसको नोट करें।